तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 चैप्टर 5 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो मोटे मोटे 3 टॉपिक करेंगे। आपातकाल की घोषणा क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, एक आपातकाल के परिणाम जिसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और फिर आएगा आपातकाल का विरोध, रेसिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी, किस तरह उसका अपोज किया गया। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के बारे में। 1971 का जो चुनाव इंदिरा गांधी ने लड़ा था वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली क्षेत्र से लड़ा था और वहां से वो जीतकर लोकसभा आई थी। चुनाव हार चुके समाजवादी नेता, बेसिकली इंदिरा गांधी के जो अपोजिशन विपक्ष में नेता लड़े थे वो थे समाजवादी पार्टी के राजनारायण। उन्होंने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में इस चुनाव की वैधता, लीगेसी पर या यूं कह लो लीगैलिटी पर, एक तरह से कानूनी तौर पर इसको अवैध ठहराते हुए मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा क्या था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के अंदर या यूं कह लो चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव के मतदान तक, वोटिंग तक, सरकारी कर्मचारियों का, यहां तक कि सरकारी मशीनरी का, ढांचे का दुरुपयोग किया है, इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, चुनाव भारत में लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष बोले जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी मशीनरी, अधिकारी, कर्मचारियों का इस्तेमाल अवैध है। तो इस प्रकार अपोजिशन या विपक्ष के नेता ने इंदिरा गांधी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इस चुनाव में जीतने के लिए या इंदिरा गांधी ने स्वयं को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का दुरुपयोग किया है। इस विवाद पर अब ये जब विवाद न्यायालय में चला गया 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने, याद रखना 1 नंबर के लिए इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा उच्च न्यायालय था, तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय या यूं कह लो हाई कोर्ट था। न्यायाधीश का नाम पूछा जा सकता है जगमोहन लाल सिन्हा। ये थे वो न्यायाधीश जिन्होंने निर्णय दिया था और ये महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बोला जाता है, और इंदिरा गांधी के निर्वाचन को, इलेक्शन को, चुनाव को अवैध, इलीगल घोषित कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 वर्ष तक, अब देखो इस निर्णय के बाद क्या लास्ट जो सबसे बड़ी वर्डिक्ट रही, जो अंतिम फैसला रहा, वो इंदिरा गांधी के बिल्कुल विपक्ष में, अपोज में था। 6 वर्ष तक संसद की सदस्यता, पार्लियामेंट की मेंबरशिप ना ग्रहण करने की सजा या पनिशमेंट दी गई। परंतु इंदिरा गांधी को एक अपील का मौका दिया गया कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है और तब तक के लिए इस निर्णय को स्थगित रखा। हाँ, परंतु अदालत ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर सकती हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के टेन्योर को कर सकती हैं, लेकिन इस दौरान वो संसद में भाषण नहीं दे सकती, ना किसी विषय में मतदान कर सकती है, वोटिंग नहीं कर सकती, और वेतन भी प्राप्त नहीं कर सकती। बस उनका टेन्योर चलेगा, लेकिन संसद में वो मेंबरशिप, सदस्यता के नाते कोई कार्य नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार इस निर्णय से इंदिरा गांधी के लिए परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन एकदम प्रतिकूल या यूं कह लो अपोजिट हो चुकी थी। विरोधी दल ने इसका पूरा फायदा उठाया और बोला कि इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। और सारे अपोजिशन पार्टी और नेता, सारे विपक्षी दल और नेता आंदोलन करने लगे उनके विरुद्ध और त्यागपत्र, रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी ने इस पूरे इलाहाबाद के जितना भी निर्णय आया था हाई कोर्ट या यूं कह लो उच्च न्यायालय का, इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर उन्हें सांसद बनने की अनुमति दी कि अंतिम फैसला 24 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगी, तो मतलब अब अपील आने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि ठीक है, जब तक हम फैसला करेंगे तब तक आप लोकसभा की कार्रवाई या यूं कह लो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद देश का राजनीतिक माहौल, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, सर्कमस्टांसेस थी, वो तेजी से बदलने लगी।
अब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता वो पहले जैसी नहीं बची थी, उनकी लोकप्रियता धूमिल हो चुकी थी, मिट्टी में मिल चुकी थी। सभी विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण, हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा था, उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग, रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान से एक विशाल रैली का आयोजन किया जाने वाला था, या यूं कह लो किया गया। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी, एक नेशन वाइड आंदोलन, मूवमेंट खड़ा हो गया और सत्याग्रह की घोषणा की गई। तो 25 जून तक आते आते 1975 के 25 जून तक आते आते पूरी तरह राष्ट्रव्यापी एक नेशनल वाइड आंदोलन मूवमेंट चल चुका था। आंदोलनकारी खास करके जयप्रकाश नारायण ने सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों, यहाँ तक कि सेना, सबको ये बोला कि वो गैर कानूनी सरकारी आदेशों का पालन ना करे। जयप्रकाश नारायण ने अपनी तरफ से अपील की, आह्वान किया सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, सेना कि वो सरकारी आदेशों का पालन ना करे। अब इसका भी एक कारण था, जब भी कभी आंदोलन होता तो उससे रोकने के लिए सेना, पुलिस, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस देखते हैं, लगाई जाती हैं या पुलिस लगाई जाती है। तो ऐसे में जयप्रकाश नारायण ने सभी से ये अपील की कि वो लोकतंत्र और देश के लिए जितने भी सरकारी आदेश हैं वो गैर कानूनी हैं, इलीगल है, उनका पालन ना करें। एक प्रकार से ये आंदोलन जिस तरह महात्मा गांधी ने चलाया था उसी आंदोलन की तर्ज पर चला था। इससे सरकार के संचालन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था या पड़ सकता था, क्योंकि इस समय सारे राष्ट्र का मन, ये वो समय था जब सारे पूरे राष्ट्र या पूरे देश के लोगों और नागरिकों का मन, या कह लो उनकी फीलिंग्स जो थी कांग्रेस के विरुद्ध हो चली थी। तो ये बहुत बुरा टाइम चल रहा था कांग्रेस के लिए। आम आदमी समझता था, आम आदमी को बेसिकली सारे विपक्षी दलों और नेताओं ने बताया कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सभी लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया है, और उसके ऊपर से जो न्यायालय का निर्णय आया था, कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उससे भी राष्ट्र उनके खिलाफ या विरुद्ध हो चुका था। तो पूरी तरह से परिस्थितियां, सिचुएशंस किसके अगेंस्ट थी? इंदिरा गांधी और कांग्रेस के अगेंस्ट हो चुकी थी। संसद मार्च का आह्वान, ये वो टाइम था जिससे यूँ कह लो कि जिसने इंदिरा गांधी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया था कि अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी, पूरा देश उनके खिलाफ था। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इसलिए इसको बहुत जल्दी मोटा मोटा याद करेंगे। 1975 में ही जयप्रकाश नारायण ने, हमें पता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इसे आंदोलन को चलाया था। संपूर्ण क्रांति को व्यावहारिक, प्रैक्टिकल बनाए रखने के लिए उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को अपने इस संसद मार्च में सम्मिलित किया या बुलाया, और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता धरातल, यूँ कह लो ग्राउंड की ओर आने लगी। बेसिकली जयप्रकाश नारायण का कहना था कि संपूर्ण क्रांति लाने के लिए हम सबको संसद की तरफ मार्च करना चाहिए और हमें वहाँ संसद की तरफ चलना चाहिए। 25 जून की रात, 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा की सिफारिश की। अब क्योंकि देखो संसद मार्च, फिर वो रामलीला मैदान से विशाल रैली, अब वो कहीं जाके आगे जाके बड़े किसी सरकार परिवर्तन को ना ला पाए, इसलिए 25 जून की रात को ही इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सिफारिश करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी करवा दी। अब याद रखना, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी? तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ये याद रखना है। आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, सिर्फ 352 अनुच्छेद के अंतर्गत या आर्टिकल के अंतर्गत होती है। और वजह क्या बताई गई थी? आंतरिक गड़बड़ी। अब मैं ये भी बता दूं, उस वक्त क्योंकि उसके बाद 44वां संशोधन हो गया था और उसके बाद इस आंतरिक गड़बड़ी को, शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, लेकिन तब संविधान में शब्द था आंतरिक गड़बड़ी। तो इमरजेंसी, आपातकाल लगी थी अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के अंडर, और वजह बताई गई थी आंतरिक गड़बड़ी। इस घोषणा ने राष्ट्र का राजनीतिक वातावरण, पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल दिया, और यह घोषणा प्रधानमंत्री के परामर्श या सिफारिश पे की गई थी। देखो अब ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखना, हमारे यहाँ पर
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें सारी शक्तियां भले ही राष्ट्रपति के पास हो, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश या परामर्श से ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार सारी शक्तियां वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री के पास है। तो हम यूं कह सकते हैं कि भारत की ये जो इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपातकाल था, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सिफारिश परामर्श पर राष्ट्रपति ने लगाया था। अगले दिन सुबह 6 बजे, अब ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जाननी चाहिए, 25 जून की रात को इमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक, स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और सभी मंत्रियों को बाद में बताया जाता है कि देश में आपातकाल लागू हो चुका है। मतलब जो इमरजेंसी लगी थी ये मंत्रिमंडल से बगैर किसी चर्चा और बगैर किसी परामर्श और उनकी लिखित मंजूरी के लगी थी। यही कारण है कि जब आपातकाल खत्म हुआ और जनता पार्टी की सरकार आई और उनके कार्यकाल में 44वां संशोधन हुआ, तो उस संशोधन में ये चीज़ भी लागू कर दी गई या ये परिवर्तन कर दिया गया कि आपातकाल लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी लेनी आवश्यक है, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा ये जो लगाई गई थी आपातकाल, इसमें उन्होंने मंत्रिमंडल की कोई मंजूरी नहीं ली थी। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 6 में। तो आपातकाल के क्या परिणाम या प्रभाव हुए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, या उसके क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट भी बोला जाता है। तो शब्दों पे थोड़ा ठीक से ध्यान रखना। आपातकाल के परिणाम हो, प्रभाव हो, इम्पैक्ट हो, कॉन्सिक्वेंसेज हो, इफेक्ट्स हो, तो उसका क्या क्या प्रभाव देश के लोगों पर और अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा, तो वो आपको ज़रूर पहचानना है। और मैं इसको इतने डिटेल में आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके सब टॉपिक्स में भी अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से एक एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिणाम, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले आएगी आपातकाल की घोषणा के साथ ही जैसी अनाउंसमेंट होती है, लागू होता है, भारत का संघात्मक ढांचा या यूँ कह लो जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य सरकारों को भी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन अब उसका स्वरूप बदलकर क्या हो गया, एकात्मक। मतलब राज्यों की स्वायत्तता, स्टेट की जो ऑटोनोमस बॉडी थी वो, यहां तक कि राज्य सरकार की शक्तियां वो लगभग समाप्त हो गई और सारा नियंत्रण केंद्र के हाथ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। तो सारी शक्तियों पर केंद्र का यानी कह लो सेंटर का वर्चस्व या डोमिनेशन आ गया। दूसरा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, विपक्षी पार्टियां, जितने भी विपक्षी दल थे और उनके नेता, यहां तक कि बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया। 26 जून 1975 के सुबह ही इंदिरा गांधी के जितने भी आलोचक, क्रिटिक्स थे, वो सब जेलों में थे। इस दौरान कुल 676 नेताओं या लीडर्स की गिरफ्तारी हुई या अरेस्ट किए गए। सरकार ने बहुत से दलों पर, बहुत सारी पार्टियां थी जो इंदिरा गांधी के विपक्ष अपोज में थी, उनके ऊपर प्रतिबंध, बैन लगा दिया गया। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमाते इस्लामी, इन दोनों संगठनों, ऑर्गेनाइजेशन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, इलीगल अनाउंस कर दिया गया। मतलब अब ये लीगली किसी तौर पर, कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते थे, गैर कानूनी संगठन थे। हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों, जुलूसों, प्रदर्शन इत्यादि पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पहले लगातार जो इंदिरा गांधी के खिलाफ या सरकार या कांग्रेस के खिलाफ हड़ताल, प्रदर्शन, बंद, जुलूस इत्यादि चल रहे थे, उस सब को देखते हुए इंदिरा गांधी ने इन सब पे को चलाने के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। अब ऐसा कोई भी कार्य कोई नहीं कर सकता था। दूसरा आएगा आपके पास प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, प्रेस सेंसरशिप। प्रेस कह लो, मीडिया कह लो, अखबार वगैरह, क्योंकि उस वक्त ये टीवी चैनल तो हम सब जानते हैं कि कमर्शियल बाद में चले हैं, उस वक्त नहीं थे, लेकिन अखबार, प्रेस, मीडिया, मास मीडिया, इन सब के ऊपर भी प्रतिबंध या सेंसरशिप लगाई गई। उसके तहत क्या क्या कदम उठाए गए वो देखते हैं, और या प्रेस सेंसरशिप के तहत क्या क्या परिणाम प्रभाव हुए। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई। उन्हें आदेश दिया गया कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति ले। मतलब अब
समाचार पत्र अखबार अगर कुछ छापना चाहता है तो पहले सरकार गवर्नमेंट की परमिशन लेगा। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस पूरी तरह से समाप्त हो गई या कर दी गई। अब इसका असर भी हुआ। कुछ समाचार पत्रों ने उन समाचारों और लेखों की जगह जिन्हें छापे जाने से रोका गया, मतलब ऐसी कुछ खबरें जो वो छापना चाहते थे, और जब उन्होंने सरकार से परमिशन ली तो उनको रोक दिया गया। तो ऐसे में कुछ समाचारों ने तो अपना विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने काले हाशिया, जिस जगह पर, जिस अखबार के पोर्शन पर वो सरकार के खिलाफ छापने वाले थे, वहां पे काला हाशिया, ब्लैक हाशिया छोड़ दिया, पूरा उस पोर्शन को ब्लैक कर दिया गया, या उन्होंने वो जगह खाली छोड़ दी, एक पूरा पेज ही खाली छोड़ दिया और उसके ऊपर पूरा काला कर दिया रंग। और ये एक विरोध का तरीका, जैसे हम देखते हैं कई जगह के कई आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं तो हाथ पे काली पट्टी बांध के विरोध करते हैं। ऐसे ही अखबारों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर जो ये प्रतिबंध लगाए थे, सेंसरशिप लगाए थे, उस पूरे क्षेत्र को, उस पोर्शन को, अपने पेज को काला करके सरकार के प्रतिबंधों का विरोध किया, इस पूरे बैन का विरोध किया, अपोज किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे यहाँ एलजी हैं, उनके आदेश पर बिजली आपूर्ति निगम, जिससे पूरी प्रेस के यहाँ पे बिजली जाती है, वहाँ के अखबारों की आपूर्ति, या यूँ कह लो अखबारों के जो ऑफिसेज होते हैं, जो अखबार छपते हैं, उनकी बिजली आपूर्ति को 2-3 दिन के लिए काट दिया गया। अब काटा इसलिए गया ताकि वो अखबार ही ना छाप पाए। अब आएगा तीसरा कॉन्सिक्वेंस या तीसरा परिणाम प्रभाव क्या हुआ, वो है निवारक नज़रबंदी। हम सब जानते हैं निवारक नज़रबंदी वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार बिना किसी कारण बताए लोगों को अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और बिना कोर्ट में हाजिर किए उनको बंदी बनाकर या गिरफ्तारी में रख सकती है। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि सरकार ने निवारक नज़रबंदी को बड़े पैमाने पे, मास लेवल पे प्रयोग या यूज़ किया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी नज़रबंद, गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे कारण भी नहीं बताया जाता था। अब निवारक नज़रबंदी के तहत किसी को कारण बताने की आवश्यकता नहीं थी कि किसी व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत से नेता जो बंदी बनाए गए थे, उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक रिट है जिसके तहत जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट या न्यायालय की आज्ञा के उसको बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो बंदी बनाए गए थे व्यक्ति, उनको उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की उन्होंने रिट जारी करी। उच्च न्यायालयों ने जैसे ही उनको स्वीकार किया और अमल करने की कोशिश की, हाई कोर्ट ने जितनी भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की एप्लीकेशन, याचिका आई, इनको एक्सेप्ट करा, स्वीकार किया और अमल करने की कोशिश की, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1976 में निर्णय दिया, डिसीजन दिया कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या हेबियस कॉर्पस की जो ये एप्लीकेशन है, ये न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती। अब बेसिकली आपके सामने ये आता है कटिबद्ध न्यायपालिका या प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मुद्दा कि न्यायपालिका भी कार्यपालिका के दबाव में काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इस दौरान न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण या यूँ कह लो हेबियस कॉर्पस जैसी महत्वपूर्ण याचिका, पिटीशन सुनने से भी इनकार कर दिया। शाह आयोग। अब ये शाह आयोग क्या है? शाह आयोग 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने आपातकाल के दौरान हुए जितने भी दुरुपयोग थे शक्तियों का, उनकी जांच करने के लिए बनाया गया था। तो इसका गठन जनता पार्टी ने किया था 1977 में, जिसका कार्य था आपातकाल के दौरान हुए जितने भी शक्तियां हैं या ज्यादतियां हैं उनकी जांच करना। तो शाह आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि निवारक नज़रबंदी के कानून के तहत टोटल 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आप समझ सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर या मास लेवल पर निवारक नज़रबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रयोग हुआ था। अब आएगा इस संविधान में संशोधन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th क्लास आपके लिए। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूँगा। 4 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि आपातकाल के दौरान संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए
या कौन कौन से संशोधन हुए या क्या क्या संशोधन हुए। तो आपको ये बड़े ध्यान से सारी बातें याद रखनी है और इनको शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है और इन पॉइंट्स को बड़े डिटेल के साथ याद रखना है, क्योंकि 4 या 6 में आया तो अगर आप बिल्कुल एक भी पॉइंट ऊपर नीचे कर गए तो शायद आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपातकाल के दौरान जो संशोधन आए, संवैधानिक पक्ष सामने आए, कुछ परिवर्तन सामने आए। आपातकाल के दौरान सरकार ने, या यूं कह लो इंदिरा गांधी सरकार ने कुछ संशोधन अमेंडमेंट किए। तो सबसे पहला आएगा संविधान में 39वां संशोधन, 39th अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट से क्या व्यवस्था सिस्टम किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, मतलब 4 पदों के चुनाव को लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर के चुनाव से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति थी वो समाप्त कर दी गई। मतलब अब इन 4 पदों के चुनाव से लेकर अगर कोई भी शिकायत आएगी तो न्यायालय की वो शक्ति थी कि इनकी सुनवाई कर सकता था, वो शक्ति समाप्त कर दी गई। इसके बदले क्या किया गया? अब सरकार ने क्या किया कि अब न्यायालय तो नहीं सुन सकता था, तो इस कार्रवाई को कौन सुनेगा? अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर के चुनाव में कोई सुनवाई होनी है या किसके विपक्ष में इस चुनाव के खिलाफ किसी ने याचिका दी है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? अब इस चुनाव, या यूं कह लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर के चुनाव से संबंधित जितने भी याचिका मुकदमे आएंगे उनकी सुनवाई एक आयोग, एक कमीशन करेगा और इस कमीशन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी। तो न्यायपालिका से पूरी तरह से अधिकार वापस ले लिया गया कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर से संबंधित या उनके चुनाव से संबंधित कोई भी याचिका या मामले को सुन सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात, 42वां संशोधन। अब ये 42वें संशोधन को बहुत अच्छी तरह याद रखना। 42वां संशोधन भारतीय संशोधन के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण इसलिए बोला जाता है क्योंकि 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या एक मिनी संविधान, छोटा संविधान भी बोला जाता है। इससे बहुत सारे परिवर्तन संविधान में किए गए थे, संशोधन किए गए थे। तो 42वें संशोधन से क्या किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, एक नया चैप्टर जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान, प्रोविजन हमने सोवियत संघ या यूं कह लो रूस से लिया था। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया और ये भारतीय संविधान के भाग 4A, पार्ट 4A या 4 का में है। तो कौन से भाग में आया है? 4 का, 4A। और कौन सा अनुच्छेद है? 51 का, 51A, 51A। और इनकी संख्या पहले 10 थी उस वक्त जब ये ऐड किए गए, लेकिन अब 11 है। तो इसको बहुत ठीक से आपको याद रखना है। लोकसभा और राज्य विधानसभा जो कार्यकाल था 5 वर्ष का था चुनाव में, उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। मतलब लोकसभा और विधानसभा जितनी भी थी राज्यों की, उन सब के कार्यकाल टेन्योर को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष या 6 साल कर दिया गया। 42वें संशोधन से एक और व्यवस्था की गई, संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पे, किसी भी बेस पर, मतलब कि अगर संसद कोई भी संविधान में संशोधन करती है तो उस संविधान के संशोधन को किसी भी बेस पर, आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये आपके सामने 4 बहुत बड़े परिवर्तन हैं, इनको याद रखना है। अब आपके सामने आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आम जीवन या आम लोगों के जीवन पर, जो देश के नॉर्मल कॉमन नागरिक, आम नागरिक थे, कॉमन पीपल थे, लोगों पर, उन पर आपातकाल का क्या प्रभाव या यूं कह लो उनके जीवन पर क्या इंपैक्ट या इफेक्ट आया। सबसे पहले रचनात्मक या अच्छे प्रभाव। देखो आपातकाल से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें गलत ही हुई थी। नॉर्मल जो कॉमन आदमी था, एक आम आदमी था, उसके जीवन पर कुछ अच्छे प्रभाव भी इस आपातकाल के पड़े। हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, क्योंकि ज्यादातर तो नेगेटिव, नकारात्मक ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं जो आपको याद रखने हैं। आपातकाल के दौरान सरकार ने घोषणा की कि वह भ्रष्टाचार, करप्शन को दूर करेगी और समाजवादी नीतियां, सोशलिस्ट पॉलिसीज को लागू या इंप्लीमेंट करेगी। गरीबों तथा लोगों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
यूँ कह लो कि जितने भी अच्छे स्टेप्स हैं गवर्नमेंट उठाएगी, किसके लिए? गरीबों, पुअर लोगों के कल्याण या वेलफेयर के लिए। सरकार ने अपने इन वादों को पूरा करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम भी अपनाया। इस कार्यक्रम के तहत या इस प्रोग्राम के अंडर भूमि सुधार किए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, कृषि भूमि के पुनर्वितरण, कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जमींदारों से ज़मीन लेकर गरीब किसानों में बांटी गई, खेती हर किसानों के परिश्रम, कारखानों में जो मजदूर श्रमिक काम करते हैं उनकी भागीदारी निश्चित की गई। मतलब कारखाने के जितने मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको भी कारखानों में, फैक्ट्रियों में भागीदारी, कंट्रीब्यूशन दिया गया। बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह समाप्त किया गया और ऐसी एक्स्ट्रा आदि बहुत सारे सुधार सरकार ने किए। सभी राज्यों में जितने भी स्टेट्स थे उनमें 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए, इस 20 प्रोग्राम एजेंडा को लागू करने के लिए विशेष बोर्ड, स्पेशल बोर्ड स्थापित किए गए या एस्टेब्लिश किए गए। हड़तालों, प्रदर्शनों, आंदोलन, बंद इत्यादि के ऊपर प्रतिबंध लगाने से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। क्या होता था? रोज हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, तो जो आम जीवन था, नॉर्मल लाइफ थी, वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हुई थी। अब व्यक्ति को यह महसूस होने लगा था कि उसका दैनिक जीवन प्रतिदिन जो चलता है, एक आदमी सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से काम करके घर आता है, तो उसको जो ये दैनिक बाधाएं थी वो दूर हो गई थी, दुकानें खुल रही थी, वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकता था, तो वो निश्चित होकर अपना जीवन यापन करने लगा और वो अपने जीवन में आगे की ओर विकास भी कर सकता था, आगे कार्य कर सकता था। सरकारी कार्यालयों में स्थिति सुधरी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे उनमें सिचुएशन सुधरी, उनमें काफ़ी सुधार हुआ, उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ी। अब सरकारी कर्मचारियों का काम करने का टाइम भी बढ़ाया गया। यहाँ तक कि आम कर्मचारी जो थे, जो पहले कार्यालय में नहीं आ पाते थे या नहीं आ रहे थे, वो अपने स्थान पर आने लगे। सभी टेबल पर, सभी कुर्सियों पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रेजेंट थे, अवेलेबल थे और इससे सरकारी दफ्तरों में हाजिरी, प्रेजेंस भी बढ़ी और वो लगातार काम करने लगे। अब आता है दमनात्मक प्रभाव, डिस्ट्रक्टिव या बैड इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 अच्छे प्रभाव थे तो कुछ बुरे नहीं थे, बुरे प्रभाव भी थे और वो बहुत ज़्यादा ही कुछ यूँ कह लो कि एक बड़े दमनात्मक, डिस्ट्रक्टिव तरीके से हमें देखने को मिले। नागरिकों के पर काफ़ी अत्याचार या अन्याय भी हुआ। आपातकाल में सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा? आम नागरिकों के अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार थे उनको निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया और कोई भी नागरिक अपने इन अधिकारों को, अपने इन राइट्स को प्राप्त करने के लिए अब न्यायालय का द्वार या यूँ कह लो कि कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता था। तो अब भले ही उनके जीवन में नॉर्मल सुधार आया था, लेकिन उनको कुछ भी बोलने की और अपने मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने की आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरी बात, अब मौलिक अधिकार नहीं है तो इसके क्या बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या बुरे प्रभाव होते हैं? देखो, गरीब आदमी और आम व्यक्ति पर पुलिस के जुल्मों की या यूं कह लो अत्याचारों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती गई। पुलिस ने अपनी शक्ति का खुलकर दुरुपयोग किया या खुला दुरुपयोग किया। आप समझो, पुलिस जो चाहे वो कर सकती थी, बस उसे इतना कहना था कि जो ये व्यक्ति है ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उसके बाद उसे अरेस्ट करो, मारो पीटो या उसके साथ जो मर्जी करो। यहां तक कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान पुलिस हिरासत में, पुलिस डिटेंशन में मरने वाले लोगों की, मृत्यु के मामलों की संख्या भी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ी। तीसरा बैड इम्पैक्ट, इंदिरा गांधी का छोटा बेटा संजय गांधी, शायद आपने इनका नाम सुना हो और शायद ना सुना हो, लेकिन ये अपने वक्त में बहुत दबंग लीडर, बहुत दबंग नेता बोले जाते थे। संजय गांधी जो किसी सरकारी या संवैधानिक पद पर नहीं था, कोई सरकारी पद या संवैधानिक पद नहीं था इनके पास, लेकिन उन्होंने सरकारी मशीनरी का, सरकारी ढांचे का पूरा प्रयोग किया और सारा सरकारी मशीनरी, सरकारी ढांचा उनके आदेश अनुसार काम कर रहा था। उनके द्वारा सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया, कई झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया या हटवाया गया। इसमें जो सबसे निशंस या यूं कह लो क्रूअल बोला जाता है, वो तुर्कमान गेट की झुग्गियों को हटाने की घटना थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा यूं कहते हैं कि झुग्गियों को हटाने में बहुत ज़्यादा सरकारी बल प्रयोग, फोर्स का इस्तेमाल किया, जो काफ़ी कष्टदायक या यूं कह लो निशंसतापूर्ण या क्रूअल बोला जाता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शक्ति प्रयोग करके तुर्कमान गेट की झुग्गियों को हटाया गया।
संजय गांधी के इशारे पर ही लोगों की जबरन नसबंदी भी कराई गई, फोर्सफुली उनके साथ स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया। अब देखो, नसबंदी भी की जा रही थी जबरदस्ती, लेकिन इसके साथ एक और दुर्व्यवहार था। नसबंदी के बदले लोगों को नगद धन देने की व्यवस्था सरकार ने की थी ताकि परिवार नियोजन और आबादी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सरकारी आदमी कर्मचारियों ने क्या किया, उन्होंने जबरन नसबंदी कर दी और जो नसबंदी के बदले लोगों को धनराशि या पैसा दिया जाना था, वो पैसा भी उन अधिकारी कर्मचारियों ने अपने पास रख लिया और सरकार से प्रशंसा पत्र भी ले लिए, कि प्रशंसा भी ले ली कि हमने इतने लोगों की नसबंदी की या परिवार नियोजन के अंतर्गत हम इतने लोगों को ले आए। तो पहले तो जबरन किया, जबरन करने के बाद भी लोगों को जिनकी नसबंदी या स्टेरिलाइजेशन किया गया था उनको पैसे भी नहीं दिए गए। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी घटी, ये उस दौरान हुआ था कि एक मशीनरी ने या मशीनरी का प्रयोग करके अविवाहित युवक, यूँ कह लो जिनकी शादी भी नहीं थी वो भी, और 80 वर्ष से ऊपर वाले जो बूढ़े या ओल्ड एज व्यक्ति थे उनकी भी नसबंदी कर दी। तो इस दौरान ये घटना भी हुई और आपातकाल के दौरान पुलिस प्रशासन की साठगांठ से लोगों को तरह तरह से, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने मिलकर लोगों को तरह तरह से सताया, या यूँ कह लो इनके ज़रिए साठगांठ करके लोगों को कई तरह से टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर जुल्म ढाए गए। अब आता है आपातकाल का विरोध, रेजिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी। ये इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ के लोग लोकतंत्र को प्यार करते हैं। डेमोक्रेसी हमारी, ये कह लो, बहुत बड़ी धरोहर है। तो जैसे ही आपातकाल लगी तो आपातकाल का विरोध भी हुआ। वो कैसे हुआ उसको देखते हैं। जो विपक्षी नेता 25 जून की रात्रि को पकड़े जाने से बच गए, कुछ नेताओं को भनक लग गई और वो बच गए, वे भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहकर आपातकाल की स्थिति का, या जो आपातकाल लगाई गई थी उसका विरोध, गुप्त तरीके से गतिविधियां संचालन करी, सीक्रेट तरीके से आपातकाल का विरोध चलवाते रहे। चूंकि विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में रखा गया। अब देखो, सरकार ने सारे विपक्षी दलों को या विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ तो लिया, लेकिन रखा सबको एक साथ जेल में। तो क्या हुआ, सारे नेताओं को एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के निकट आने का मौका मिला। वो सब एक दूसरे के नियर बाई बैठने लगे। अब साथ में बैठने लगे तो इससे क्या हुआ, जब आपातकाल खत्म हुआ तो उन सभी ने मिलकर 1977 में जनता पार्टी के गठन, उसको बनाने में और चुनावों में उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि सभी एक साथ एक परिस्थितियों में थे। तो ऐसे में सभी को एक दूसरे से बातचीत का मौका मिला और सबने मिलकर बाद में पार्टी बनाई और वो पार्टी ने जीत भी हासिल की। कई बड़े प्रसिद्ध अखबार, ऐसा नहीं है कि देखो आपातकाल था तो अखबारों ने काले हाशिए से ही विरोध किया। कई ऐसे समाचार थे जो बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े थे, उन्होंने सरकार का जो प्रेस पर पाबंदी या सेंसरशिप थी उसका विरोध किया। और कैसे किया? सेमिनार और मेनस्ट्रीम, ये दो अखबारों के नाम याद रखना, सेमिनार और मेनस्ट्रीम, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि एक नंबर में कौन से दो अखबार थे जिन्होंने छापने से ही मना कर दिया या आपातकाल के विरोध में अखबार को बंद शुरू कर दिया या बंद ही कर दिया। तो सेमिनार और मेनस्ट्रीम वो अखबार या समाचार पत्र थे जिन्होंने सरकार की इस पाबंदी के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया और इसकी अपेक्षा अपने अखबार को छापना ही बंद कर दिया। लोगों ने अब विरोध का नया तरीका निकाला। चलो ठीक है, अखबार बंद हो गए तो लोगों ने आपातकाल का विरोध करने का दूसरा तरीका निकाला। गुप्त रूप से न्यूज़ लेटर, छोटे छोटे न्यूज़ लेटर, पैम्पलेट, हैंडबिल, पोस्टर इत्यादि सरकार के खिलाफ लगाए जाने लगे या सरकार के आपातकाल के निर्णय के खिलाफ लगाए जाने लगे। तो इसका भी प्रभाव जनमत पर पड़ा। लोग गुप्त तरीके से छोटे छोटे लेटर, पैम्पलेट छापते थे और उनको लोगों में बांट जाते थे या रात को चुपचाप पोस्टर लगा जाते थे। तो इससे भी काफ़ी प्रभाव जनमत पर पड़ा। कई बुद्धिजीवी थे, जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उन्होंने भी सरकार के इस आपातकाल का विरोध किया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया? अपने मेडल, पुरस्कार जो सरकार ने दिए थे उनको लौटाकर आपातकाल का विरोध किया। अब आपसे पूछा जाएगा कौन से दो बड़े व्यक्तियों ने या बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया और कौन सा पुरस्कार लौटाकर किया? तो सबसे पहले पद्म भूषण से सम्मानित, कौन सा पुरस्कार लौटाया? पद्म भूषण लौटाया। किसने लौटाया? कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने अपना पद्म भूषण का पुरस्कार लौटाया। और ऐसे ही पद्मश्री, अब पद्मश्री का सम्मान किसने लौटाया? फणीश्वर नाथ रेणु
जो लेखक बहुत बड़े लेखक बोले जाते हैं, इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु ने पद्मश्री का सम्मान वापस लौटाकर लोकतंत्र डेमोक्रेसी के दमन का विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से भी बुद्धिजीवियों ने या इंटेलेक्चुअल लोगों ने आपातकाल का विरोध किया और अपने सम्मान और अपने पुरस्कार सरकार को वापस लौटाए। तो इस प्रकार किया गया लोकतंत्र का विरोध। इस वीडियो में अभी हमने जो इमरजेंसी के बारे में पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ठीक से याद रखना। अब इस चैप्टर में इमरजेंसी से रिलेटेड ही एक वीडियो और आएगी और उसको मैं बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर क्वेश्चन आए और आपसे कोई गलती हो, तो उसको मैं उस पर कराऊंगा। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से एक आधी वीडियो लेट हो रही है, लेकिन अब जल्दी हम सब रेगुलर करके सबको ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो के बाद ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा और उसके बाद वो एक आधी वीडियोस जो छोटे छोटे टॉपिक में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनको करा दूंगा। तो इस महीने के एंड तक हर हाल में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।